अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज फिर से इंडस्ट्री के ऊपर आए हैं। जब हमने बात की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की, जिसमें हमने एक यूनिट दिखाया जो कि मुकम्मल तौर पर बंद और फिर पूरा प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर किया, तो आज हमने अपना नुक्ता जो है वो एसएमई की तरफ मुंतकिल किया, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो एलएसएम के मुतबादिल एक इंडस्ट्री जो है सर्वाइव कर रही है, वो सर्वाइवल की जंग लड़ी है। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल आखिरी है, बिस्तरे मर्ग के ऊपर मौजूद है, लेकिन वो चाह रही है कि इस मुल्क की मईशत का पहिया चलता रहे। और ये हमारे अदारों के इदाद-ओ-शुमार हैं कि 80% जो जॉब है या नौकरी है या रोज़गार है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज देती हैं, ना कि एलएसएम। एलएसएम सिर्फ इस मुल्क का 20% मजदूर जो है उस तबके को रोज़गार देता है। तो ये तबका ज़्यादा अफेक्ट करेगा अगर कोलैप्स करता, जो कि बहुत नज़दीक उसके पहुँच चुका है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर आपको लिए चलेंगे लूम्स होंगी, और इससे मुतल्लिक एसएमई से मुतल्लिक जितने भी लोग हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, वो कौन हो, वो धागा हो, वो इसके अलावा साइजिंग से मुतल्लिक लोग हों, उनसे कि आखिरकार ये इशूज़ है क्या। और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के एक नुमाइंदा चैम्बर जो हैं, उनके नुमाइंदा हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम के अंदर लिए चलेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने, ताकि ये किस हद तक इशू जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और इनके तदारक के लिए हुकूमतों को बैठकर क्या करना चाहिए और क्या कर रही हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, बात करते हैं तफसील के साथ, ताकि ये पूरे पिक्चर जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाई जा सके कि इस वक्त ध्यान अदम तवज्जुही जो है पाकिस्तानी मईशत को बिल्कुल ख़त्म करने के दहाने पर लेकर पहुँच चुकी है। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको लेके आए एक फैक्ट्री के अंदर। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं जो कि ओनर हैं। इनसे हालात वाक़या देख लेते हैं। आसिफ, बड़े इस वक्त पतले हालात जा रहे हैं, बिलाशुबा आप कुछ चलाने की तरफ वापस आ चुके हैं। ये खुशाइन चीज़ है, बल्कि ये एक मौजज़ा के तौर पे है कि लोग वापस कुछ लोग इतनी पावर के अंदर हैं जो ख़ुद फाइनेंस रख रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सिचुएशन प्रिवेल क्या कर रही है एक्चुअली, अगर हम पूरा अदाद-ओ-शुमार या पूरा एक करक्स निकालना चाहें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की तारीख में आने वाले बदतरीन सैलाब ने जहां पाकिस्तान के दूसरे शोबों को मुतासर किया, वहां सबसे ज़्यादा पावर लूम इंडस्ट्री को मुतासर किया है, जिसमें पावर लूम सेक्टर सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला अदारा है। लेकिन मालक और मज़दूर इतने ज़्यादा मजबूर हो गया कि 2-2.5 माह लोग काम बंद रहा, जिससे मुल्कों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई ऐसा नहीं काम किया। मेरे हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि आप जो पावर लूम वाले की तरफ तवज्जो दें और इनको लूम को जो बिजली है उसको सस्ता के, बल्कि जो रजिस्टर्ड लूम है और अनरजिस्टर्ड लूम है उसका बराए मेहरबानी एक रेट किया जाए। लूम एक मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लूम चलती है तो सैदंग चलती है, लूम चलती है तो डैंग चलती है, लूम चलती है तो प्रिंट चलती है। और मुल्क के जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बुरी तरह मुतासर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सारा लोड लोकल लूम पे आ गया है और लोकल में कंजप्शन ना होने के, क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से मालकान लूम 20 साल बाद इंतहाई से ज़्यादा नुकसान में आ गए हैं। खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और एक्सपोर्ट और लोकल रजिस्टर्ड लूम वालों की और अनरजिस्टर्ड लूम वालों की बिजली का रेट एक किया जाए और इस तमाम तोड़ती सूरत हाल को बचाने, मुल्क की मईशत को बचाने के लिए इस पर इक़दाम किए जाएँ। अच्छा आसिफ भाई, अगर हम आज से कुछ साल पहले जाएँ तो लोहे के भाव जब लूम बिकती थी यही गुलाम अहमदाबाद में, तो तब बिजली का बहरान था। अब मौशी बहरान आया कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कमाते हैं बनाते हैं कपड़ा तो आगे बाइंग नहीं हो रही। कितना फ़र्क अगर मैं अदाद-ओ-शुमार के हिसाब से लगाऊं तो कितना पड़ा, एक फ़ी मीटर कपड़ा कितने का था 6 माह पहले, अब कितने का हो गया है, और बाइंग पावर कितनी डिस्टर्ब हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ऐसे है कि यारन पाकिस्तान की मुल्क की तारीख का बदतरीन रेट है और यारन के बाद पाकिस्तान में रुई का बहरान है। हमारी फसल जो 10 साल पहले जब हमारी आबादी तकरीबन 12-13 करोड़ थी, उस वक्त करोड़ गांठ से ज़्यादा थी। अब हमारी प्रोडक्शन जबकि हम 22 से टच कर रहे हैं, तो मुल्क की नामसाज़ हालात और गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की वजह से कपास की पैदावार 45-50% कम हो गई है। यानी कि हमें अगर हमारी ज़रूरत दो करोड़ गांठ होनी चाहिए तो हमारी सिर्फ प्रोडक्शन 40 से 45 लाख गांठ है। वो भी मियारी नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को पता ही कोई नहीं है कि हम अरबों खरबों रुपए की रोज़ाना कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं पेट्रोल से भी ज़्यादा कपास जो है ना बाहर से आ रही है और वो मुल्क की ज़र मुआदला का बेतहाशा पैसा वो पाकिस्तान डॉलर का पाकिस्तान से जा रहा है। खुदारा मेरी
मुफ्त वक्त से गुजारिश है कि मिल बैठ कर ऐसा हल किया जाए कि मुल्तान से लेकर रहीम जार खां तक किसी को कोई फसल ना लगानी दी जाए, उनको ऐसी सहूलतें दी जाएं कि हमारा खिता इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा है, चाइना से ज़्यादा, लेकिन हमारी तवज्जो ना होने की वजह से मुल्क का किसी को साथ नहीं। वो कहता है मैं गन्ना लगा लूँ, मकई लगा लूँ, सरसों की तरफ जा रहे हैं, सस्ती क्वालिटी की तरफ। और इसमें गवर्नमेंट का कसूर है, आवाम का भी है। तो हम अपने मुल्क का नहीं सोचते। हर कोई अगर जब हम कामयाब होंगे तब जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, मुल्क का फ़ायदा सोचेंगे। तो पेट्रोल से ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो कॉटन में जा रहा है। तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि बल्कि खाने वाल से लेकर रहीम जार का जो कि हमारा कॉटन बेल्ट है, जिसमें दुनिया की सबसे अच्छी कॉटन पैदा होती थी, उसको बीज दिया जाए, उनको सहूलतें दी जाएं। किसानों को भी ये ना सोचें कि इसमें ज़्यादा तंगी है, तो इसको कॉटन बेल्ट क्लियर करके कॉटन की प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि पाकिस्तान की स्पिनिंग, वीविंग और डैंग इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया करने वाले इदारे हैं, ये चल सकें और मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। अच्छा भाई, ये कितना यूनिट है आपके पास यहाँ? ये सर जी, मैं तो 1988 में स्कूल से आने के बाद लूमों से यकीन जानिए कि मैंने ज़िंदगी में 20-22-30 साल बाद लूमें बंद किए हैं। सिर्फ जो जब ये क्राइसिस आया तो ना सिंध से पैसा आया, ना बलूचिस्तान से आया पैसा, ना ही हमारे कोई माल बिका, और ना ही जिनसे हमने पैसे दिए उन्होंने दिए। हमें बदतरीन बहरान में 45-48 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। अभी हम चला रहे हैं, हमें पता चला कि बंद काम कैसे चलता है। नौ कारीगर कहीं बेचारे चले गए हैं जो सैजंग से इकट्ठे सेट नहीं ला के आ सके। अब हम 25 दिन से कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक हम 20-22 रूमें चला सकें 88 रूमों में। और टोटल 88 रूमें हैं। तो अगर आप एक माशाल्लाह अच्छे ओनर हैं, लेकिन जो ये कॉटेज इंडस्ट्री को जब नाम लेते हैं तो वो कॉटेज इंडस्ट्री वो थी जो गुलामाबाद में हर घर में 2-2 लगी हुई थी। ये ऐसे लोगों का सर्कल चलता था जहाँ लोग कहते देहात में औरत एक भैंस रख लेती थी तो उसका घर चलता था। यहाँ लोग कहते 2 लूमें लगा लेते, लोगों का घर चल जाता। सर वो पुरानी बातें ख़त्म हो गई हैं। अब ये बहुत ज़्यादा पैसा यारन महंगा होने की वजह से और दूसरी चीज़ें महंगी होने की वजह से ये कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बहरान का शिकार है। बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालों से काम कर रहे थे, अब बेचारे कोई और काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी और काम कर रहे हैं। ये हमारा एक वर्सा था, हम अपनी नस्लों को आगे मुंतकिल करके जाना था, लेकिन ज़्यादा लूम वालों ने अपने बच्चों को कोई और बिज़नेस करवा दिए हैं। सब लोगों का इंडस्ट्री बंद करके ट्रेडिंग की तरफ है। ट्रेडिंग भी तभी चलेगी जब इंडस्ट्री चलेगी। ये हमारा वहम है कि एक काम छोड़ के दूसरा चलेगा, एक काम से दूसरे काम जुड़े हुए हैं। जब सब काम चलेंगे फिर ही सब चलने, फिर ही सब चलेगा। एक बहुत बड़ा रीज़न ये मज़दूर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। ये एक यूनिट है जिसके अंदर हम आए हैं, मज़दूरों की एक बड़ी तादाद भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने साल तो लूमों से काम करते हैं? 25 साल। तो कितने दिन बाद चली हैं दोबारा? ये 3 माह बाद चले। 3 माह बाद चली हैं जी। तो 3 माह बाद क्या किया है? हमने बेरोज़गारी। 3 माह बेरोजगार है। बेरोजगार। कितने फ़र्द हैं घर में 6 फर्द हैं। तो फिर कमाने वाले कितने हैं? कोई भी नहीं, मैं अकेला। तो 3 माह के लिए कोई और मजदूरी, क्योंकि आप लोगों को तजर्बा है लूम चलाने का, चलाने का, और कोई काम करने का, या आप ना तो जाके मिस्त्री मजदूरी कर सकते हैं, यहाँ राजपुना कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते थे। बेरोज़गारी ज़्यादा थी, मजदूर ज़्यादा फ़र्क थे, इसलिए हम जहाँ पर जाते थे काम नहीं था। दिहाड़ी लगाने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए काम नहीं था। कितने साल तो काम कर रहे थे? मैं जी तकरीबन 32-33 साल तो कर रहा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਆਏ? हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? 3 महीने घर वेले रहे हैं जी। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? सुशील चुमरा थाना साई वाला चक नंबर 43 जिम्बे। ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। हाँ जी, ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ। ठंडे साह ही पड़ने ने जी, और से की कर सकते हैं। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, मशवरा जी, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਲੇ। मशवरा की देवी है जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋ ਬਸ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੋਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਸ਼ਾਦ ਨਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
अच्छा, मेम्बरान असम्बली से भी ये इतराज़ बिल्कुल लोगों का है यहाँ भी कि मज़दूर किसके पास जाके अपना जो हाव बका करे, और इनके जो मुतलका MN जिनका ये नाम ले रहे हैं, शायद इतनी आसम नज़ीर हैं, तो वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी मज़दूरों का दुख नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या नाम है, गुलाम कहाँ के सर रहने वाले, अगर इधर के रहना इधर के रहने वाले, कितने साल से काम कर रहे थे, 20 साल से काम तो अब क्या सूरत हाल है, अब चल रहा है, चलता कितने रहे दिनों से आए हैं, जी। कितने दिनों से वापस आए हैं, 3 माह के बाद कितने दिन हो गए काम करते अब, अभी 25 दिन हो गए। 25 दिन हुए, तो लग रहा है कि अब घर का जो 3 माह से सरकल रुका था बेहतरी की तरफ है? अभी नहीं बेहतर हुआ। अभी नहीं बेहतर हुआ। कितने बच्चे हैं? 5 तो क्या आपको लगता है कि किसका कसूर था, इंडस्ट्री इतनी बहरान में गई, इससे पहले नहीं इतने हालात आए, कौन जिम्मेदार? ये फैक्ट्री वाले हो गए, हुकूमत होगी, हमने तो दिहाड़ी लगानी है ना, वो भी नहीं लगती। वो भी नहीं लग रही, कितने की दिहाड़ी लग रही, जब 3 माह छुट्टी पे थे कौन सी मजदूरी की है? घर बैठे रहे बस, कभी आपसे ले लिए, उससे ले लिए, ऐसे गुजारा किया, अभी उनके दे रहे हैं। अब देने शुरू हुए हैं। चलो जी, अल्लाह करे, मैं क्योंकि इन लोगों की वजह से सिर्फ ये दुआ ज़रूर करूँगा, बल्कि हमेशा से ये दुआ करता हूँ कि कारोबार चलते रहें, क्योंकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था ये इंडस्ट्री चलती खड़ी चलती हुई अच्छी लगती है, खड़ी बिल्कुल ये खौफनाक एक कब्रिस्तान है जो कि ना सिर्फ इन मज़दूरों का बल्कि जो मालिक है उसको भी उस कब्र के अंदर धकेल देता है और उनकी कब्रें खो देता है उस कब्रिस्तान के अंदर कि ये मशीन खड़ी जब ये लेनी है, नहीं आनी है, तो शायद वो इसकी नज़र उतारने के लिए मिठाई भी देता होगा, वो इसके लिए कोई सदका भी देता होगा, वो इसके लिए खाने पकाने की चीज़ें भी बांटता होगा। लेकिन आज जिस पोजीशन में खड़ी है लोग दर्द से बिलबिलाते हैं, इसलिए नहीं कि खुद, क्योंकि मालिक देखता है कि मेरे घर का चूल्हा नहीं चला तो एक मज़दूर का कैसे चल रहा है, लेकिन वो खुद से तो दे नहीं सकता, फिर डेफिनेटली उसने अपनी जेब से इनको चला के देना है। अस्सलाम वालेकुम। कितों रहने वाले? ਇੱਥੇ ਦੇ कितने साल तो काम कर रहे हो? 22 ਸਾਲ 22 साल तो 3 महीने जब छुट्टी हुई कितने गए ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ नहीं? कोई होल उमर ट्राई तो की थी? No. मजदूरी कितनी है? ਨੋ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ गुलामाबाद तो ਮਜ਼ਦੂਰੀ एड्डा बड़ा सेक्टर है, उत्थे तो मजदूरी ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਸੂਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਉਰੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੀਡਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। हाल कितनी देर तुम मतलब तकरीबन 30 साल 30 साल ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ जी ਤੇ 3 ਮਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ हाँ ਕੋਈ जी, ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ नहीं ਕੀਤੀ? फारग ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ कोई नहीं ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? कुछ भी नहीं, मजदूर बंदा गरीब की कर सकता, सिसकियां ले सकता, फारग ने बिल्कुल ही जिधर जाते सी काम ही नहीं मिलता सी, खाते बहुत ज़्यादा बंद सी, जे किते कोई खाता ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਰਗ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 88 ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁੱਟੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗੇੜਾ ਛੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕੰਮ? ਮੈਨੂੰ 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਫੜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ कहना चाहेंगे? जी मियाँ वाली का रहने वाला हूँ, 30 साल से इस फील्ड में हूँ, और हुकूमतों की वजह से हमारा ये हाल है कि बिल्कुल बुरा हाल है। 3 महीने के बाद काम पे आया हूँ।
तो आप कुछ कहेंगे कि मतलब आप मियाँ वाली से हैं खुद, एक कायद आपके रहने उस इलाके से रहने वाले हैं, या कोई भी कायद कहीं से भी हो, सियासी जमातें आवाम के लिए निकलती हैं, कह रही जी हम आवाम के लिए बाहर आए हैं, पहले उन्होंने महंगाई मुकाम मार्च किया, अब ये मैं मार्च करें आज़ादी के लिए, कौन आज़ादी के लिए है सही? ये झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते हुकूमत के। हुकूमतें बिल्कुल कुछ नहीं करती मज़दूर आदमी के लिए। मज़दूर आदमी के लिए सिर्फ मज़दूर कशी के जो नारे हैं, वैसे तो ये नारा, मैं मज़दूर कशी का नारा ये नहीं लगाते, ये कहते हैं मज़दूर की खुशहाली का नारा, लेकिन सिर्फ मज़दूर कशी का जो अल्म है वो बुलंद किए हुए हैं कि मज़दूर जहाँ भी होगा उसे ख़त्म कर दें, क्योंकि ये एक सोच है वडेराइज़म की जो इन लोगों के अंदर है कि सिर्फ हम जिएँ, हमारे बच्चे जिएँ। और बिल्कुल एक दोस्त से सही बात की कि कोई भी पाकिस्तान से या पाकिस्तान के अंदर नहीं रुकता, बल्कि मैं तो ये इस पर प्रोग्राम करके कह चुका हूँ कि जिसके पास भी 30-40 लाख आता है, बच्चे के पास भी, नौजवान के पास, वो कहता है माँ बाप मुझे पैसे दें, मैं बाहर जाके पढ़ूंगा। वो पढ़ने के साथ मजदूरी भी करता है और वहाँ सेटल हो जाता है। वो कहता है इस पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल नहीं है। ये सोच पहले गलत है, मैं इस सोच की मुनाफी करता हूँ, लेकिन इस सोच को मजबूरन परवान चढ़ाया जा रहा है। जब उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिलता, बच्चे पढ़ डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, जब उनके साथ जुल्म होता है तो फिर वो समझते हैं कि शायद हमारा हक यहाँ मौजूद नहीं है, हम किसी और मुल्क में चले जाएँ, और हम अपना कीमती असासा, कीमती ज़र मुबादला एक पढ़े लिखे नौजवानों की शक्ल में भी बाहर वाले मुल्कों में मुंतकिल करते जा रहे हैं। वो शायद इसको लेकर बेहतर हो जाएं, लेकिन हम बहुत बड़े खसारे में चले जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, एक लूम ऑनर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अगर हालात वाक़यात के अंदर थोड़े से मसाइब बयान करें तो क्या इस वक्त सिचुएशन प्रिवेल कर रही है? एक लूम ऑनर जो रजिस्टर्ड है आप जैसा, जिसने FBR के इस धोखे में आके रजिस्ट्रेशन करा ली कि आपको बड़े फ़ायदे मिलने हैं, कितने फ़ायदे मिले हैं? जी, इसमें फ़ायदा तो कोई नहीं मिल रहा है, बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं EST में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन हमारे पास माल किनको सेल करते हैं उनमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो रजिस्टर्ड हो। तो हम महकमे को कहते हैं कि हम माल कहाँ सेल करें, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड को करना है, अपने नॉन रजिस्टर्ड को माल। यानी कि आप रजिस्टर्ड हो के भी एक कटहरे में आ गए हैं कि अगर अब आपने गैर रजिस्टर्ड किया तो फिर भी आप पकड़े जाने। वो कह रहे हैं आप काम बंद करें, मैं कहाँ से लूँ? अब ये FBR कह रहा है काम बंद कर दें। जी, ज़ाहिर है वो काम बंद करना पड़ेगा। माल किसको भेजेंगे रजिस्टर्ड को? वो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होना। दुकानदार रजिस्टर ना होता ना होना चाहता, फिक्स टैक्स आया, उन्होंने उस पर एहतजाज करके वो भी ख़त्म करवा लिया। जी, अब मैं अपनी फॉर एग्जाम्पल आपको वीविंग फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बेशुमार लूमों वाले ऐसे हैं छोटे बिजनेसमैन जो वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, सिर्फ इसीलिए कि हम बेशुमार मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो 5 गुना ज़्यादा GST तो पे कर रहे हैं जो खूब खाते में जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हमने नेटवर्क में नहीं आना है। ये तो वो है ना जो FBR आपको कहता है कि वो हमें दे रहे हैं, ये नहीं पता कि वो लाख कमा के 10,000 बता रहे हैं। हाँ जी, नहीं मैं आपकी बात नहीं समझा क्या था। मतलब एक अगर FBR को तो देना है ना, जो नॉन रजिस्टर्ड है उन्हें टैक्स ज़्यादा देना है, लेकिन वो शो ही कम करता है कि मैंने कमाया ही कम है। इवन कि उसने कमाया लाख हो, वो शो कहते हैं मैं 10,000 कमाया है। तो FBR के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसे जाके चेक कर ले इससे ज़्यादा कमाया। उसके पास एक मैकेनिज्म है ना, तो जो बिल आ रहा है बिजली का वो उसको मल्टीप्लाई 3 या 4 करते हैं, तो वो उसके पास मैकेनिज्म तो है FBR के पास। लेकिन फिर भी चोर रास्ता तो ज़्यादा कामयाब है इस वक्त। लेकिन जब तक महकमे के लोग उनको उसके लिए पैदा नहीं करेंगे तो वो कैसे उस नेटवर्क में आएंगे? महकमे ने बेशुमार उसके लिए मुश्किल पैदा की हुई हैं, जिसकी वजह से वो लोग विदाउट रजिस्टर्ड वो टैक्स तो दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो नेटवर्क में नहीं आ रहे, इसलिए कि महकमा उसके लिए मुश्किल ज़्यादा पैदा कर रहा है। आसिफ साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे ब्रीफ करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब पढ़े लिखे लोग बड़े सोच समझ के बिज़नेस में आते हैं, फिर वो सर पकड़ के बैठते हैं शायद पढ़ाई यहाँ काम नहीं आई, यहाँ शायद जो अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, पढ़े लिखे नुकसान में चले जाते हैं। शुक्रिया सिटी 41। मेरा नाम आसिम महमूद है, मेरा पेपर को मेरा कर लेकर और मेरा 75 को तकरीबन 100% स्पिनिंग बाहर से कर लेकर। देखें कि इस वक्त बेहतरीन क्राइसिस स्पिनिंग सेक्टर गुजर रहा है, और देखें कि हमारा फैसलाबाद दुनिया तजारत में मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, आज उसको गवर्नमेंट शुमारिया बनाने जा रही है और ताले लगे हुए मिलों में। जब मैं अपने स्पिनिंग सेक्टर में पैसे लेने जाता हूँ उनके पास पैसे नहीं, जब उनसे पैसे नहीं तो मैं कहाँ से दूँगा? इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि बिज़नेस को चलाएँ, इंडस्ट्री चलेगी तो पैसा पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान का डॉलर बेहतर होगा
पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म से अपील है कि खुदा के लिए इंडस्ट्री को ताले ना लगाएं, लोगों के घरों को चूल्हों को जलने दें, मेहरबानी होगी। अच्छा, स्पिनिंग मिल तो बंद बहुत हैं, सुने हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, बड़ी ज़्यादा उनके ऊपर क्राइसिस आया है। क्या ये हकीकत है पाकिस्तानी रुई बिक नहीं रही क्योंकि चाइना की सस्ती आ चुकी है, यानी कि अपनी रुई को हम डिमोरलाइज कर रहे हैं? यहाँ एक दोस्त ने बात की कि हमें कपास ज़्यादा लगानी चाहिए। कैसे लगाएंगे कपास जब अपनी रुई 5000 ज़्यादा महंगी बिकेगी, चाइना की सस्ती आ रही है, तो डेफिनेटली इंपोर्ट बिल बढ़ जाए क्योंकि हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की रुई को तरजीह दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अपनी रुई को। अपनी रुई जो जानी है यूरोप की तरफ फाइन काउंट्स में, वहाँ ऑर्डर नहीं है कोस्टल काउंट्स के अंदर, तो फिर हालात तो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जी, पाकिस्तान की काटन पूरी दुनिया में मशहूर थी और पाकिस्तान में स्पीडिंग सेक्टर में पाकिस्तान की मिलें हिटाची पाने में फर्स्ट आते थे और सारे इंडिया, बांग्लादेश सारे पाकिस्तान से 200 पीछे थे। लेकिन आज हमारे इधर कॉटन को प्रोवाइड नहीं किया गया, प्रोडक्शन को नहीं किया, कुछ सैलाब की वजह से, क्राइसिस की वजह से। लेकिन जब भी कोई बिजनेसमैन क्राइसिस में आता है, सबसे बड़ी सपोर्ट उसकी गवर्नमेंट की होती है। जब गवर्नमेंट के पीछे हटे तो फिर उसको सपोर्ट करेगा। आप जब तक हमारा स्पिनिंग सेक्टर नहीं चलेगा, जब स्पिनिंग सेक्टर चलो काटन पड़ी भी होगी तो क्या करेंगे? काटन पड़ी क्या करेंगे हमने? जब स्पिनिंग सेक्टर ही बंद है, हमारा 80% स्पिनिंग सेक्टर बंद है। आपके पास धागा बनाने के लिए मशीनें नहीं चल रही, आप बोरियों के बाद बेच रहे हैं। प्याज 180 रुपये भी बिक रहा है और आपकी टेक्सटाइल की मशीन 100 रुपये किलो बिक रही है। मेरी फिर हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, खुदा की कसम इसको फिर से मानचेस्टर बना दें और सोमालिया ना बनाएं, इंडस्ट्री को चलाएं। ताले लगे हुए हैं लोगों के घरों में। बाकी आपने देखा पिछले दिनों में आप डोमेस्टिक बिल को अफोर्ड नहीं कर सके, मगर लोगों ने खुदकशियाँ की हैं, जेवर बेचे हैं। लेकिन इंडस्ट्री ये सारा कुछ कारोबार से चलता है, कारोबार से तरक्की होती है, कारोबार से मुल्क चलते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से प्लीज़ फैसलाबाद पर तवज्जो दें, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तवज्जो दें। शुक्रिया सर। पूरी इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, बड़े बुरे हालात हैं। इसी से मुतल्लिक़ हम आगे लिए चले। हमारे रिपोर्टर फजील अहमद हमारे साथ होंगे, उनसे इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि वो SME को खासतौर पर ट्रेडर कम्युनिटी को कवर करते हैं कि मार्केट्स के अंदर कपड़े की बाइंग और कपड़े की परचेज़ के ऊपर इस सूरत हाल क्या प्रवेल कर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मियाँ साहब मौजूद हैं। मैं मियाँ साहब की तरफ आखिर पर, क्योंकि हमारे मेन गेस्ट हैं, दो दोस्तों से ज़रा पहले बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी इसी इंडस्ट्री से मंसूब हैं और SME की जब भी बात करें, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ वो होता है जो उसने इस मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स को परवान चढ़ाया जाता है कि लोग आएँ कम मार्जिन के साथ और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। LSM भी यहीं से बने हैं। लेकिन इस वक्त मुश्किलात क्या हैं आपके ख़ास सेक्टर से रिलेटेड, जो कि हमारे हक़ में नज़र भी आ रहा है कि चलते हुए जो मशीनें पाकिस्तान में नायाब थी वो आज रुल रही हैं, लोहे के भाव बिक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सिटी 41। ये हमारी पेपर कोन इंडस्ट्री है। जो पेपर कोन लगी है ना, हम टेक्सटाइल मिलों को, छोटी फैक्ट्रियों को सप्लाई करते हैं। हम बोर्ड लेते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर बोर्ड की हमारे पास 70 से 80 मज़दूर काम करते हैं। इस वक्त हमारे जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, हमारी मज़दूर फ़ारग हो रहे हैं, मज़दूर फ़ारग हो रहे हैं। हम उनको कहाँ से सैलियाँ दें, कहाँ से दें, वो हमसे झगड़ा करते हैं किधर जाएं हम, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज बंद है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचना, क्योंकि हमने लोन भी लिया, लोन के इंटरेस्ट भी पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे से लोन लिए हैं, उसके इंटरेस्ट भी पढ़ रहे हैं, और हमारे जो सैलरियाँ भी बढ़ रही हैं, हमारे बिजली के बिल भी वही आ रहे हैं, हम दूसरे महकमों में भी दे रहे हैं, अपने सारे सर्कल चला रहे हैं, हम सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और मसला दरपेश आ रहा है कि बाहर से इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर बड़ी सारी कदगने हैं, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि मशीन से रिलेटेड है। लेकिन आप लोगों का कोई मटेरियल है जो इंपोर्टेड इस वक्त? नहीं, हमारा जो मटेरियल है वो इंपोर्टेड नहीं है, हमारा लोकल मैन्युफैक्चर है। यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरर भी इस वक्त मुश्किल में है। सारा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो लोकल है वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और रॉ मटेरियल बहुत बढ़ गया है। हम जो बोर्ड लेते हैं दूसरी मिलों से, हमारी कोन इंडस्ट्री तो सारी बंद हो रही हैं। दादा शुमार जरा बता दें कितने का बोर्ड था इससे 2-3 महीने पहले हमारा बोर्ड था तकरीबन 1200 रुपये का एक बंडल होता है जिसे हम कोन बनाते हैं। अब बोर्ड का रेट हो गया 1600 रुपये बंडल। हम टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही है, क्योंकि उनको भी जो बोर्ड बना रहे हैं उनको भी सर्वाइव नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई हैं, कास्ट बढ़ गई हैं, रॉ मटीरियल बढ़ गए हैं, इसलिए वो भी कास्ट नहीं कर रहे हैं।
क्या आपके ख्याल में, तो आप तो इस इंडस्ट्री से मंसूब हैं, क्या नुक्ते हैं मरकजी जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो ये मसले हल हो सकते हैं? देखो हमारी हुकूमतें जो हैं वो कुछ नहीं कर रही, वो बिज़नेस की तरफ देख ही नहीं रही, वो सिर्फ सियासत में लगी हैं। किसी को ऐसे कर दो, किसी को ऐसे कर दो, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, हमारी इंडस्ट्री बंद हो या चले, हमारे मज़दूर फ़ारग हो या ना फ़ारग हो, उनको कोई नहीं है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो सब को छोड़ें, सिर्फ इंडस्ट्री चलाएं। इंडस्ट्री चलेगा तो हमारा पाकिस्तान चलेगा, अगर हमारा पाकिस्तान नहीं चला तो ये सियासत सूरत ऐसे ही रह जाएगी। इनको चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री चलाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपने बात इन्होंने बड़ी प्यारी की है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा, मैं आगे सवाल लेके चलूँ, एक तो स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट से आपसे सवाल करूँगा, लेकिन जो इन्होंने बात की कि अगर ये चीज़ें ना चली, इनकी सियासत किस काम आएगी अगर इस मुल्क के अंदर बहरान इतना शदीद हो गया कि ये लोग भी तंग हो गए? जी बिल्कुल ऐसी है, जैसे फरमाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है कि जब पाकिस्तान होगा तो सियासत किस काम की रह जाएगी ना हमारी। जब अवाम बेरोज़गार होगी तो चोरी डकैती बढ़ रही है, इससे लाकानूनियत बढ़ रही है इससे, और इम्पोर्ट तो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ना हमारी बहुत महंगी होगी, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। मेरा पार्ट्स का बिज़नेस है तो इतनी शॉप्स खाली पड़ी हैं, लोगों से रेंट दिया नहीं जा रहा, और बेरोज़गारी उससे बढ़ गई है, और रेट इतने बढ़ गए हैं चीज़ों के कि आम बंदा वो चीज़ परचेज़ नहीं कर सकता। अब ये मशीन जो मेरे पीछे लगी हुई हैं 2 for 1 की, तो इनके पार्ट्स इतने बढ़ गए, पहले जो मशीनें नायाब थी, मिलती नहीं थी, लोग ढूंढते थे और मिलती नहीं थी, आज ये बेकार हैं, वो स्क्रैप में जा रही हैं, और ये बेकार इस तरह हो गई हैं कि काम नहीं है इनके पास। अच्छा, कुछ इंडस्ट्री में ये मालूम हुआ है कि सिर्फ इसलिए बंद हो रही है कि स्पेयर पार्ट्स नहीं आ पा रहे, इंपोर्ट के ऊपर कदने हैं, जी पोस्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, इन्होंने कंटेनर वहाँ लाइनें इतनी लगी हुई हैं कि हज़ारों कंटेनर लोगों को फंसे हुए हैं, और डेली का मार्कअप पड़ रहा है उसके ऊपर $50 से $100 तक, और बाहर यूरोप वालों ने अब पाकिस्तान को कंटेनर देने भी बंद कर दिए हैं, और चाइना से हमारी LC नहीं खुल रही है अभी। वजह क्या है कि डॉलर का रेट बहुत हाई हो गया है, और जो हमारी कॉस्ट पड़ती है उस पर परचेज कर नहीं सकता। तो फिर आने वाले दिनों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप इस कारोबार से कितने साल से वाबस्ते हैं? मुझे जो हमारा फैमिली बिजनेस ही है, और मैं 94 से ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ, और इतना बहरान पहले कभी नहीं आया, और जितना ये बहरान अभी ये 5-6 माह में चल रहा है ना, तो इस तरह ये लगता है कि हर बंदा बेकार बैठा हुआ है, फारग बैठा हुआ है, और घर से आने को दिल नहीं करता। घर वाले पूछते हैं काम नहीं है, तो हम कहते हैं वहाँ काम तो है, बस ऐसे निकल आते हैं घर से, और वहाँ मार्केट में गपशप करते हैं, और 5 बजे 4 बजे वापस घरों को चले जाते हैं खाली हाथ। मियाँ साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, क्योंकि आपको आखिर पे लेने का मकसद ये था ताकि एक समराइज़ हमें शख्सियत मिल जाए, तो उन्होंने ब्रीफ़ किया, लेकिन ये सूरत बड़ी गंभीर बता रहे हैं। हम इससे पहले भी एक प्रोग्राम पिछले हफ्ते कर चुके हैं इंडस्ट्री के ऊपर, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। मेरे नहीं ख्याल में किसी को समझ आ रही है या कोई ये देख रहा है, दोनों तरफ से आवाज़ ये आती है कि मईशत बेहतर होनी चाहिए, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होना चाहिए। ये सियासी अदम इस्तेकाम जिस दिन शुरू हुआ है, आप लोग तमाम बिजनेसमैन उस दिन चीखना शुरू हो गए थे कि लेटर ऑन नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन शायद वो नुकसान अब शुरू हुआ है, जिसको रोकते रोकते भी मेरे ख्याल में इतना नुकसान हो जाएगा वापस आते में कई साल लग जाएँ। जी शुक्रिया सिटी 41। बिलाल, देखें आपके सामने इस वक्त ये जो मेरे पीछे मशीनें बंद पड़ी हैं, ये वो मशीनरी है जो आज से कुछ अर्सा पहले नायाब थी, मिल नहीं रही थी पाकिस्तान में, लेकिन अब बंद होने की वजह सिर्फ ये है कि किसी का दिल नहीं करता है कि वो अपने मजदूर को फारग करे या अपनी मशीनरी को बंद करके इतनी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उसको खड़ी करे और किराए भी दे। अब इस फैक्ट्री का किराया निकालना भी मुश्किल हुआ है क्योंकि इसके अंदर काम नहीं हो रहा, और यही वजह है कि जैसे अभी आपको बात कर रहे थे इंपोर्ट के ऊपर, सबसे पहले तो 84-85 चैप्टर के ऊपर जो हुकूमत ने इंपोर्ट रोकी, उसका असरात अब पड़ रहे हैं कि मशीन के अंदर वो पार्ट्स जो ज़रूरत रहती है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं समझता हूँ कि आज तक जिस पे काम ही हुआ वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई कि हमें छोटे से छोटा पार्ट्स भी चाइना, ताइवान, कोरिया या जापान से मंगवाना पड़ता है। स्टील मिल तो हम बंद और जब हम अपनी हर इंडस्ट्री को बंद करते जाएंगे, और ये वो आखिरी इंडस्ट्री का वो जो समझ लें कि ये सिस्टम है जो आप इसके बाद वीविंग पे जाती थी, जब ये ही नहीं चलेगी आगे वीविंग कैसे चलेगी? चेन टूट गई, और इस वक्त चेन टूट रही है, और उसकी वजह से जितनी बेरोज़गारी हो रही है, जो मजदूर बेरोज़गार हो रहा है, मालिक डिस्टर्ब है, और कहाँ से ये पैसा लाए? और मार्कअप इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि वो अगर कोई लोन भी लेके चला रहा था तो वो भी अब फिजिबल नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त लाकानूनियत
परवान चढ़ रही है, या ऐसी चीज़ें जो कारोबारी लोग सर्वाइव कर रहे थे उनकी सफ़ेद पोशी ख़त्म कर दी गई है। हम इस चीज़ में समझते हैं कि ये सबसे बड़ा जुल्म है। हमें इस चीज़ की तरफ हुकूमतों को राग़ब करना है। हम बार बार नॉक कर रहे हैं उनके दरवाजे कि खुदारा हमारी इंडस्ट्री को चलने दिया जाए। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या आ रहा है कि एक तो इन्होंने बिजली के बिल बहुत ज़्यादा कर दिए, उसके प्राइस बहुत फी यूनिट बढ़ा दी। सेकेंडली गैस के ऊपर भी जो यूनिट गैस पे चल रहे थे और उसमें उनको नोटिस दे दिए कमर्शियल मीटर्स को कि वो RLNG के ऊपर जाएँ। क्या मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको कौन मशवरे दे रहा है, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि क्योंकि आपको गैस के ऊपर अगर समझते हैं कि आपने कोई मैकेनिज़्म चेंज करना है तो फिर आप वो 250-260 रुपए घर का जो बिल आ रहा है वो चाहे 1 कनाल है, चाहे 10 मरले है, चाहे 5 मरले है, चाहे 3 मरले है, उसको तकरीबन बिल वही आ रहा है सारा साल। और आप उसको 400 कर लें ताकि वो सब पे डिवाइड हो जाए। आप सिर्फ एक तबके पे जब डिवाइड उसको लागू करेंगे तो उससे इंडस्ट्री तबाह होगी। और खासकर हमारे जो स्मॉल ट्रेडर और कॉटन इंडस्ट्री से वाबस्ता मीटर हैं वो कमर्शियल मीटर हैं। आपको किस तरह ये डिफ़ाइन करेंगे कि मुझे आप RLNG पे शिफ्ट भी कर दें और फिर मुझे कहें कि जी मुझे गैस भी ना मिले। और गैस की लोड शेडिंग जो है ज़ाहिर है कि हमारे मीटर वो आम डोमेस्टिक लाइनों पे ही लगे हुए हैं, तो लिहाजा उसके लिए अलग से सिस्टम बनाना या करना ये मैं समझता हूँ जुल्म है। और इस तरह ये मईशत तबाह हो रही है और पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त खसूसी तौर पर तवज्जो देनी होगी। एक्सपोर्ट के आर्डर बहुत कम होते जा रहे हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म होगी, जब आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा प्रॉपर नहीं भेजेगा, जब आपके अंदर टूरिज़्म नहीं होगा तो मुल्क को आप किस तरीके से चाहेंगे कि सर्वाइव करें। कर्ज़े लेके तो मुल्क नहीं चल सकता। कर्ज़े लेके तो हमें हमारे आने वाली नस्लों को भी आपने उसके अंदर गिरवी रख दिया है, तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। लिहाजा यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में जो थोड़ा बहुत साहिब हैसियत लोग हैं वो माइग्रेट करके पाकिस्तान से निकल रहे हैं। और आप ऐसी सूरत हाल मत पैदा करें कि जहाँ पे खून रेजी हो, जहाँ पे इस किस्म के लोगों के अंदर जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो, तो इस तरफ लेके ना जाएं। ये हमारी प्रे है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से कि खुदारा बैठ के कोई मैकेनिज़्म सही करें ताकि इंडस्ट्री चल सके। ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो आपको बहुत सी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्मॉल ट्रेडर और कॉटन इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री जो है इसकी तरफ से अगर आप देखें SME कोई 80% जॉब्स क्रिएट करती है। जब आप ये यूनिट बंद होंगे, बड़े यूनिट तो बंद पहले ही काफ़ी ज़्यादा हो चुके, और ये अब जब बंद होना शुरू हो गए तो कि ज़ाहिर है कि सप्लाई कहाँ जाएगी, ये माल बना के कहाँ बेचेंगे। ख़रीदार कोई नहीं है, लोगों के अंदर शक्कत नहीं रही कि वो माल ख़रीद सके, प्रोडक्ट ख़रीद सके। तो यही वजह है कि आज ये बहरान की तरफ हम जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए हुकूमत को बैठना होगा और प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मशावरत करके कोई बेहतर लाहे अमल तय करना चाहिए। लाहे अमल बेहतर तय करना पड़ेगा। और एक ख़ास चीज़ मियाँ साहब की बात को आखिरी की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन के हिसाब से डायलॉग करना है, ये नहीं है कि आप इंडस्ट्री के डायलॉग किसी और जमात से कर रहे हैं या किसी और या LSM को बिठा के SME के मुज़ाकरत कर रहे हैं, या आप स्पिनिंग वालों से विविंग के कर रहे हैं, विविंग वालों से स्पिनिंग के कर रहे हैं। जो जिसका स्टेक होल्डर उसके साथ बैठ कर दो टोक अल्फाज में बात करके उनके सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यकीनन तौर पर ये मईशत बच सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ अगर कमी है, नाअहली है, तो सिर्फ इसलिए कि हम इस वक्त मिस मैनेजमेंट के हाथों अपने मुल्क को बर्बाद करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।